सोचिए, आप एक पार्टी में हैं, चारों तरफ शोर, हंसी, लोग ग्रुप्स में बातें कर रहे हैं और आप कोने वाली सीट पर बैठे चाय की चुस्कियां लेते हुए एक किताब के पन्ने पलट रहे हैं। अगले ही पल कोई आपका हाथ पकड़कर खींचता है, ऐसे अकेले क्यों बैठे हो, आओ मस्ती करो, और आपके मन में गूंजता है, यही तो मेरी मस्ती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही पलों में खुद को अजीब समझते आए हैं तो सुसन केन की किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स आपके लिए एक सुकून भरा एहसास लेकर आती है। ये किताब नहीं, एक गले लगाने जैसा विश्वास है कि शांत रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। क्या आप जानते हैं, दुनिया के 30-50% लोग इंट्रोवर्ट हैं, फिर भी क्लासरूम से लेकर ऑफिस तक सिस्टम एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बना है। आइंस्टीन, गांधी, एनी फ्रैंक ये सभी इंट्रोवर्ट्स थे जिन्होंने अकेलेपन में बैठकर दुनिया बदल दी। ग्रुप थिंकिंग के इस दौर में ये किताब साबित करती है कि एकांत में उगी सोच अक्सर सबसे रचनात्मक होती है। अगली बार जब कोई आपसे कहे जोर से बोलो, तो याद रखिए आपकी आवाज का वजन उसकी तेजी में नहीं, उसकी गहराई में है। तो चलिए इस किताब के पन्नों में झांकते हैं जहां शांत लोगों की गर्जना छुपी है। अध्याय 1, किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग में सुसान केन ने अंतर्मुखी लोगों की दुनिया को किसी कहानी की तरह खोलकर रख दिया है। अब मैं तुम्हें उसकी हर एक अध्याय की कहानी बताता हूँ, जैसे कोई दोस्त चाय की चुस्कियों के बीच रोचक किस्से सुना रहा हो। चाय की चुस्कियों के साथ सुसान केन की क्वाइट की कहानी। अरे भाई, चाय का कप थाम लो, क्योंकि आज हम सुसान केन की मशहूर किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स के उस अध्याय की बात करने वाले हैं जहां वो अंतर्मुखी लोगों की दुनिया को किसी जादुई किस्से की तरह खोलकर रख देती हैं। मानो कोई पुराना दोस्त तुम्हें फुसफुसाकर बता रहा हो, सुन, तुम्हारी चुप्पी में भी ताकत है। अध्याय का मूल मंत्र, अकेलापन बनाम एकांत। सुसान केन कहती हैं कि दुनिया अक्सर अंतर्मुखियों को शर्मिला या अलग थलग समझ लेती है, पर असल में ये लोग गहरी सोच, रचनात्मकता और संवेदनशीलता के धनी होते हैं। वो एक दिलचस्प उदाहरण देती हैं, जब स्टीव वोज़नियाक, एप्पल के सह संस्थापक, अकेले बैठकर कंप्यूटर का डिजाइन बना रहे थे, तब उन्होंने दुनिया बदल दी। ये नहीं कि वो पार्टियों में जाकर चर्चा कर रहे थे। तुम्हें याद है वो दोपहर जब तुमने किसी किताब के साथ अकेले वक्त बिताया और खुद को तरोताजा महसूस किया? यही तो अंतर्मुखियों का सुपर पावर है। रोचक किस्सा, 2 दोस्त 2 दुनियाएं। केन बताती है कि एक प्रयोग में 2 बच्चों, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी, को एक नया खिलौना दिया गया। बहिर्मुखी बच्चा तुरंत खेलने लगा, जबकि अंतर्मुखी बच्चा पहले खिलौने को ध्यान से देखता रहा, उसे छूकर महसूस किया और फिर धीरे धीरे उसका आनंद लिया। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि तुम्हारा अंतर्मुखी दोस्त मूवी देखने के बाद 2 दिन तक उसके बारे में सोचता रहता है? वो उसकी गहराई है, तुमसे जुड़ी बात। क्या तुम भी ऐसे हो? अगर तुम्हें लगता है कि ग्रुप डिस्कशन में तुम्हारे विचार अचानक खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे संवादों के बजाय गहरी बातचीत पसंद है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में ऊर्जा खर्च होती है, तो ये अध्याय तुम्हारी आवाज है। केन कहती है, समाज बहिर्मुखियों के लिए बना है, मगर दुनिया को चलाने वाले अक्सर अंतर्मुखी होते हैं। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आजकल सोशल मीडिया पर एक्सट्रोवर्ट आइडियल का बोलबाला है। लोगों से कहा जाता है कि ज्यादा बोलो, नेटवर्क बनाओ, हर वक्त दिखो। पर इस अध्याय की सीख है, अगर तुम्हारी ताकत शांत विचारों में है तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें ज्यादा सोशल होने को कहे, तो याद रखना, गांधी जी, एमिली डिकिंसन, यहाँ तक कि आइंस्टीन भी अंतर्मुखी थे और उन्होंने दुनिया को अपने तरीके से बदला। चाय खत्म हो गई? लो, एक कप और ले लो, क्योंकि अगले अध्याय की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। अध्याय 2, द एक्सट्रोवर्ट आइडियल। शांत किताब का वो अध्याय जिसने मुझे अंदर से झकझोर दिया, द एक्सट्रोवर्ट आइडियल। दोस्तों, कल मैंने एक किताब पढ़ी, नहीं, वो बोरिंग वाली नहीं। ये एक ऐसी किताब है जिसमें लिखा है कि हमारे समाज ने ज्यादा बोलने वालों को गोल्ड मेडल दे रखा है और कम बोलने वालों को पीछे की सीट पर धकेल दिया है। अध्याय का नाम है द एक्सट्रोवर्ट आइडियल। सुनकर ही दिलचस्प लगा ना? चलिए मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ। समाज का ये तो बोलता ही नहीं वाला दबाव। लेखिका सुजैन केन कहती हैं कि आजकल स्कूल, ऑफिस, यहाँ तक कि पार्टियों में भी एक ही मंत्र चलता है, जोर से बोलो, दिखो और ध्यान खींचो। एक उदाहरण देता हूँ। रिया नाम की एक शर्मीली लड़की को क्लास में टीचर ने डांटा, तुम्हारे मुंह में दाल नहीं गलती क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? पर सच ये है कि रिया ने होमवर्क में सबसे ज्यादा रिसर्च की थी, बस उसकी आवाज ग्रुप डिस्कशन में दब गई। चार्ली चैपलिन भी इंट्रोवर्ट थे वाला सच। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन असल जिंदगी में बेहद शांत थे?
या जेके रोलिंग हैरी पॉटर वाली कैफे में अकेले बैठकर लिखती थी? इस अध्याय में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो बताते हैं कि दिमाग की गहराई अक्सर शोरगुल से दूर पनपती है। एक और मजेदार बात, एप्पल के को फाउंडर स्टीव वॉजनिएक ने अकेले बैठकर पहला कंप्यूटर डिजाइन किया, जबकि स्टीव जॉब्स एक्सट्रोवर्ट ने उसे बेचा। दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है वाला मोड़। यहाँ लेखिका एक दिलचस्प सवाल पूछती हैं, क्यों हम बच्चों से कहते हैं नमस्ते बोलो पर सोचो नहीं कहते? उनका मानना है कि इंट्रोवर्ट्स की सोचने की क्षमता, क्रिएटिविटी और गहरी सुनने की आदतें लीडरशिप के लिए भी जरूरी हैं। जैसे गांधी जी की शांत जिद ने अंग्रेजों को हिला दिया। आज के जमाने में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? सोशल मीडिया, नेटवर्किंग इवेंट्स, हर जगह लाउड एंड प्राउड वाला कल्चर है। पर इस अध्याय ने मुझे याद दिलाया कि अगर आप भीड़ में खुद को कम समझते हैं तो शायद आप असल में अलग हैं, और ये अलग होना ही आपकी सुपर पावर है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि ये इंट्रोवर्ट लोग कितने बोरिंग होते हैं तो उन्हें चुपचाप चार्ली चैपलिन का वीडियो दिखा दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सबसे शांत दिमाग ही सबसे मजबूत संदेश देता है। अध्याय 3। इस अध्याय में सुसान केन बताती हैं कि कैसे दुनिया ने एक्सट्रोवर्ट्स को आदर्श मान लिया। वो हमें उस समय में ले जाती हैं जब कॉर्पोरेट कल्चर में सिर्फ बोलने वाले ही सफल माने जाने लगे और शांत रहने वालों को नजरअंदाज कर दिया गया। सुसान कहती हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका की कंपनियों में तेज आवाज और आत्मविश्वास को सफलता की पहचान माना जाने लगा। एक उदाहरण में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर कहते हैं, अगर तुम चुप रहोगे तो कोई तुम्हारी राय नहीं पूछेगा। एक शांत स्वभाव का छात्र सोचने लगता है, क्या मेरी सोच का मूल्य सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि मैं उसे जोर से नहीं बोलता? स्कूल, ऑफिस और परिवारों में अक्सर बच्चों से कहा जाता है, बोलो कुछ, शर्माओ मत। कॉर्पोरेट दुनिया में पर्सनालिटी को इतना महत्व मिलने लगा कि प्रमोशन इस पर निर्भर हो गया कि आप कितनी आसानी से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। एक मैनेजर कहता है, क्लाइंट को इम्प्रेस करना है तो रूम पर कब्जा करो। वहीं एक शांत इंजीनियर सोचता है, मैंने तो सब कुछ रिपोर्ट में पहले ही लिखा था। आज के समय में यह अध्याय इसलिए जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया हमसे लगातार एक्टिव दिखने को कहता है, लेकिन सुसान याद दिलाती हैं कि दुनिया के सबसे बड़े विचार और खोजें अक्सर उन्हीं लोगों ने की हैं जो गहराई से सोचते थे, जैसे आइंस्टीन और गांधी। तो अगली बार जब कोई कहे तुम शांत क्यों रहते हो, तो याद रखना, गहराई वाला समंदर शोर नहीं करता पर उसके भीतर खजाने होते हैं। अध्याय 4। इस अध्याय में सुसान केन बताती हैं कि अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट्स ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव उनके दिमाग की बनावट से जुड़ा होता है। कल्पना करो, एक स्कूल का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत शोर है, लेकिन एक बच्चा चुपचाप कोने में बैठा है और किताब पढ़ रहा है। टीचर उसे शर्मिला कहती है, लेकिन असल में वो बच्चा गहराई से सब कुछ महसूस कर रहा होता है। सुसान बताती है कि इंट्रोवर्ट्स के दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को पहचानता है ज्यादा संवेदनशील होता है। जैसे कोई गर्म खाना खाते ही बोल उठे कि हॉट है, वैसे ही ये लोग छोटी बातें भी जल्दी महसूस करते हैं। इसलिए भीड़ और शोर इन्हें थका देता है। एक स्टडी में बच्चों को गुलाब का फूल दिखाया गया। एक्सट्रोवर्ट बच्चे उसे छूकर आगे बढ़ गए, जबकि इंट्रोवर्ट बच्चे उसे ध्यान से देखने लगे। यही ध्यान देने की कला उन्हें कलाकार, वैज्ञानिक या लेखक बनाती है। कई लोग कहते हैं कि खुद को बदलो, ज्यादा बोलो, लेकिन सुसान कहती हैं कि आपका दिमाग जैसा बना है वैसा ही काम करेगा। जबरदस्ती खुद को बदलने की कोशिश करना ऐसे ही है जैसे रात को जागने वाले किसी को सुबह गाने के लिए जगा दिया जाए। आज के दौर में जब सोशल मीडिया और ओपन ऑफिस कल्चर हर किसी को बोलने के लिए प्रेरित करता है, इंट्रोवर्ट्स को खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए। गांधी, आइंस्टीन और डम्बलडोर जैसे लोग भी इंट्रोवर्ट थे। उनकी ताकत उनकी सोच, रचनात्मकता और चुप्पी में थी। तो अगली बार जब कोई कहे तुम इतने गंभीर क्यों रहते हो, तुम छोटे मुस्कुरा कर कह देना, मेरे दिमाग का हाई पावर मोड चालू है। अध्याय 5। यहाँ वो बताती हैं कि अंतर्मुखी होना सिर्फ पर्सनालिटी नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग की वायरिंग है। क्या तुम जानते हो कि अंतर्मुखी लोगों का दिमाग ज्यादा संवेदनशील होता है? दिमाग की वायरिंग। अंतर्मुखी होना सिर्फ शर्म नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ भाड़ वाले पार्टी में कोने में बैठे क्यों रहते हैं, या फिर एकांत में किताब पढ़ने को लेक्चर हॉल की चहल पहल क्यों पसंद करते हैं? सुसान केन की किताब क्वाइट का यह अध्याय ठीक यही बताता है। अंतर्मुखी लोगों का दिमाग वास्तव में अलग तरह से वायर्ड होता है। ये कोई कमी नहीं, तुम्हारे दिमाग का हाई सेंसिटिव मोड है। सुसान बताती है कि अंतर्मुखी लोगों का दिमाग डोपामाइन नाम के केमिकल के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। मतलब बाहरी उत्तेजना जैसे जोरदार म्यूजिक, भीड़ उन्हें जल्दी ओवरवेल्म कर देती है।
एक उदाहरण देखो, जब रिया पार्टी में जाती है तो 10 मिनट में ही थककर बालकनी में चली जाती है। वहीं उसका एक्सट्रोवर्ट दोस्त राज 3 घंटे तक डांस फ्लोर पर जमा रहता है। रिया अजीब नहीं है, उसका दिमाग बस राज से ज्यादा सूक्ष्मता से दुनिया को महसूस करता है। शांत दिमाग, गहरे विचार। इस अध्याय में एक रोचक प्रयोग का जिक्र है। अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट्स को एक ही फोटो दिखाई गई। MRI स्कैन में पता चला कि अंतर्मुखी लोगों का दिमाग विजुअल डिटेल्स और भावनाओं पर ज्यादा एक्टिव हो गया, मानो उनकी आंखें हाई रेजोल्यूशन कैमरा हो। सोचो, तुम्हारा वो दोस्त जो फिल्म देखकर हर छोटी सिंबोलिज्म समझ जाता है, शायद वो इसी सुपर पावर की वजह से। समाज कहता है बोलो, पर दिमाग कहता है सुनो। हमारी दुनिया एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बनी है ग्रुप डिस्कशन, नेटवर्किंग इवेंट्स, पर सुसन याद दिलाती है आइंस्टीन, गांधी, JK रोलिंग जैसे महान विचारक अंतर्मुखी थे। उनकी खामोशी ने उन्हें गहराई से सोचने का मौका दिया। जैसे कोई पेड़ जितना गहरा जड़ जमाए उतना ऊंचा खड़ा होता है। तो अगली बार जब कोई कहे इतना शांत क्यों हो, मुस्कुराकर कहना, मेरा दिमाग तुम्हारे से ज्यादा हाई डेफिनेशन में सोचता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि अंतर्मुखिता को ठीक करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। चाहे तुम पार्टी में मस्ती करो या किताबों की दुनिया में खो जाओ, तुम्हारे दिमाग की वायरिंग ही तुम्हारी ताकत है। और जैसे सुसन कहती हैं, दुनिया को तुम्हारी आवाज चाहिए, बस जरूरत है उसे अपने तरीके से बोलने की। अध्याय 6, क्या सभी संस्कृतियां एक्सट्रोवर्टेड है? एक ऐसा सवाल जिसने मुझे ठिठका दिया। सुसन केन की किताब क्वाइट का यह अध्याय मुझे तब याद आया जब मेरी दोस्त प्रिया ने शिकायत की, अरे यार, मेरे ऑफिस में हर मीटिंग में सिर्फ जोरदार आवाजें ही सुनाई देती हैं। शांत लोगों की बात कोई सुनता ही नहीं। और सच कहूं, ये समस्या सिर्फ प्रिया की नहीं, हमारे समाज में अक्सर बोलो, दिखाओ, ध्यान खींचो वाली संस्कृति को ही सही मान लिया जाता है। लेकिन क्या सच में सभी संस्कृतियां ऐसी ही है? यही तो इस अध्याय की खूबसूरती है। पूर्वी बनाम पश्चिमी, शोर और शांति की दुनिया। सुसन केन बताती हैं कि अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में एक्सट्रोवर्ट आदर्श को ज्यादा महत्व दिया जाता है। टीम वर्क, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग। वहां किसी पार्टी में अगर आप कोने में बैठे हैं तो लोग पूछेंगे, क्या सब ठीक है? मानो शांत रहना कोई बीमारी हो। लेकिन चीन या जापान जैसी संस्कृतियों में इंट्रोवर्ट्स को सम्मान की नजर से देखा जाता है। वहां खामोशी सोने की तरह कीमती मानी जाती है। एक मजेदार उदाहरण देखिए, अमेरिकी क्लासरूम में टीचर सवाल पूछते ही हाथ उठाने की होड़ लग जाती है, जबकि जापान में बच्चे गहराई से सोचकर जवाब देते हैं। वहां जल्दबाजी को अच्छा नहीं माना जाता, संवाद जो दिल छू लेते हैं। केन एक अमेरिकन बिजनेस टीम का किस्सा सुनाती है जो जापान गई। मीटिंग में अमेरिकन जोश से आइडियाज फेंक रहे थे, जबकि जापानी सदस्य चुपचाप नो विट्स ले रहे थे। अमेरिकन ने सोचा इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंत में जापानी टीम ने ऐसा विस्तृत प्लान पेश किया कि सब दंग रह गए। यहाँ सीख मिलती है, शांत होने का मतलब खाली होना नहीं, गहरा होना है। हमारी भारतीय संस्कृति, दोनों का मेल। हमारे यहाँ भी पहले गुरुकुलों में मौन साधना को महत्व दिया जाता था। आजकल की स्टेज शो वाली दुनिया में हम पश्चिमी ट्रेंड्स की नकल करने लगे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पारिवारिक बैठकों में दादी नानी के किस्से सुनने वाले शांत लोगों का सम्मान कम नहीं होता। जैसे मेरे दोस्त राहुल कहते हैं, मैं कम बोलता हूँ, पर जब बोलता हूँ तो लोग कान लगाकर सुनते हैं। आखिरी सवाल, क्या बदलाव जरूरी है? ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि दुनिया को सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स की नहीं, दोनों की जरूरत है। अगली बार जब कोई आपसे कहे इतना शांत क्यों हो, तो हंसकर जवाब देना, क्योंकि मेरी खामोशी में तुम्हारे शोर से ज्यादा ताकत है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि शांत लोगों को कम आंका जाता है? कमेंट में बताइए, ये चर्चा तो बनती ही है। अध्याय 7, इस अध्याय में सुसान केन ने जापान जैसे देश की कहानी सुनाई है, जहां चुप रहना एक आदर और सम्मान की बात मानी जाती है। बचपन से हमसे कहा जाता है कि ज्यादा बोलो, लोगों में घुल मिल जाओ, लेकिन हर जगह की संस्कृति अलग होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जापान में ट्रेन में सफर करते वक्त लोग कितने शांत रहते हैं? वहाँ कोई तेज आवाज में बात नहीं करता, न ही फोन पर चिल्लाता है। वहाँ चुप्पी को बहुत कीमती माना जाता है। सुसान कहती है कि हमारी दुनिया में जहाँ ज्यादा बोलने को सफलता की निशानी समझा जाता है, वहीं जापान जैसे देश हमें याद दिलाते हैं कि शांत रहने वालों में भी एक खास ताकत होती है। क्या आपको स्कूल के दिन याद है जब टीचर कहते थे कि बेटा बोलो, हिस्सा लो? ऐसा लगता था जैसे चुप रहना एक गलती है, लेकिन सुसान बताती हैं कि एशिया के कई हिस्सों में चुप रहना सम्मान की बात होती है। जापान में मीटिंग के दौरान खामोशी आम बात है। वहाँ लोग शब्दों से नहीं, ध्यान और मौन से बात समझते हैं।
एक जापानी बिजनेसमैन ने अपने अमेरिकी साथी से कहा था कि आपके देश में लोग बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ कहना होता है, हमारे यहाँ लोग चुप रहते हैं क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। सुसान कहती हैं कि शांत और अंतर्मुखी लोगों की सोच, उनका धैर्य और उनकी सुनने की ताकत उन्हें अच्छे लीडर बना सकती है। गूगल के एक इंजीनियर ने बताया था कि उनकी टीम के सबसे शांत सदस्य ने ऐसा आइडिया दिया जिससे पूरा प्रोजेक्ट बच गया, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था जब बाकी लोग जल्दी में थे। आज के समय में ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया और ओपन ऑफिस कल्चर में सब कुछ दिखाना पड़ता है, लेकिन इतिहास के कई शांत लोग जैसे आइंस्टीन, गांधी और रोजा पार्क्स ने दुनिया को बदल दिया। सुसान कहती हैं कि अगर आपको किताबें और पेड़ पसंद है तो ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि आप इतने शांत क्यों रहते हैं, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, क्योंकि सुनने वालों को दुनिया की सबसे गहरी बातें पता चलती है। अध्याय 8, कैसे करें प्यार, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का रिश्ता। जब शांत दिल और चुलबुली बातें साथ चलें तो रिश्तों में एक अनोखा जादू पैदा होता है। सोचो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त या पार्टनर ऐसा हो जो भीड़ से दूर रहना पसंद करता है और तुम वो हो जो महफिल की जान बन जाते हो। सुसान केन की किताब क्वाइट का ये अध्याय यही समझाता है कि कैसे ये दो अलग मिजाज के लोग एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं अगर वो एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करें। मानो जैसे राहुल है जिसे किताबें पढ़ना और शांति पसंद है, और वो मिलता है प्रिया से जिसे घूमना और बातें करना पसंद है। शुरू में लगता है कि दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि ये फर्क ही उन्हें खास बनाता है। इस अध्याय में एक मजेदार बात है। एक इंट्रोवर्ट पत्नी अपने एक्सट्रोवर्ट पति से कहती है, तुम्हारे छोटी ये बातें करना सांस लेने जैसा है और मेरे लिए तैरने जैसा, यानी बहुत थकाने वाला। यही बात बताती है कि हमें समझना होगा कि एक दूसरे की आदतें और व्यवहार अलग हो सकते हैं, लेकिन वो गलत नहीं होते। अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे अलग है तो उसे स्पेस देना जरूरी है। एक्सट्रोवर्ट को कभी कभी अकेला समय चाहिए और इंट्रोवर्ट को कभी कभी दोस्तों के साथ समय बिताना। इस तरह दोनों एक संतुलन बना सकते हैं। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर दिखता है कि एक जैसे लोग ही अच्छे कपल बनते हैं, तब ये अध्याय याद दिलाता है कि सच्ची समझ और तालमेल सबसे जरूरी है। अंत में बस इतना समझ लो, अगर तुम्हारा साथी तुमसे अलग है तो वो कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है। थोड़ा सब्र और थोड़ा संवाद, यही है इस रिश्ते का असली जादू। अब सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई राहुल या प्रिया है? अध्याय 9, यहाँ रोमांस की एक खास दास्तान है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अक्सर एक शांत और एक बातूनी पार्टनर की जोड़ी कैसे मिलकर काम करती है? सुसान के इनकी किताब क्वाइट का ये अध्याय इसी दिलचस्प विषय पर है। अध्याय की शुरुआत एक मजेदार सवाल से होती है, क्यों अक्सर रिश्तों में एक पार्टनर बहुत कम बोलता है और दूसरा बहुत बोलता है? एक व्यक्ति चुपचाप कॉफी पी रहा होता है और दूसरा मेनू बार बार बदलने की बात करता है। सुसान इसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की केमिस्ट्री कहती हैं। अब सोचिए राज और प्रिया की कहानी। राज को शांति पसंद है और वो जल्दी थक जाता है, जबकि प्रिया को नए लोगों से मिलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन वे डिनर पर गए। प्रिया ने वेटर से सवाल किया, सूप कैसा है, क्या इसमें हींग डाली गई है? और राज चुपचाप मेनू देख रहा था, जैसे वो कोई एग्जाम पेपर पढ़ रहा हो। लेकिन यही तो खूबसूरती है। प्रिया की ऊर्जा और राज की शांति ने उनके रिश्ते को संतुलन दिया। सुसान बताती हैं कि ऐसे जोड़े एक दूसरे की कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं। कभी कभी शांत साथी को उदास समझ लिया जाता है, लेकिन वो बस गहराई से सोच रहा होता है। जैसे अंकिता ने अपने पति रोहित से पूछा, डेट पर तुम इतने चुप क्यों रहते हो? रोहित मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारी बातें इतनी दिलचस्प होती हैं कि मैं बीच में बोलना भूल जाता हूँ। इस अध्याय की खास बात यह है कि सुसान याद दिलाती हैं, बातचीत में सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी उतना ही जरूरी है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया हमें हमेशा कुछ कहने और दिखाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन सच्चे रिश्तों में शांति और समझ भी बहुत मायने रखती है। तो अगली बार जब आप किसी शांत और बातूनी जोड़े को देखें तो समझिए कि वो कोई झगड़ा नहीं कर रहे, बल्कि ये जीवन का सबसे प्यारा डुएट है। अध्याय 10, जब एक्सट्रोवर्ट्स की दुनिया में इंट्रोवर्ट्स टकराते हैं। जरा सोचिए, कोई मीटिंग हो रही है जहां सबसे तेज आवाज वाला इंसान सबका ध्यान खींच लेता है। वहीं एक शांति से बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास बेहतरीन आइडिया होते हैं, उसे कोई सुनता भी नहीं। सुसान केन की किताब क्वाइट का ये अध्याय बताता है कि हमारी संस्कृति कैसे एक्सट्रोवर्ट्स को बढ़ावा देती है और इंट्रोवर्ट्स को खुद को बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रुप थिंक की। कल्पना कीजिए रामू की, जो अपने काम में डूबा रहता है, पर बॉस कहते हैं कि वो टीम प्लेयर नहीं है। दूसरी तरफ रीना है, जो हर मीटिंग में बोलती रहती है और उसे प्रमोशन मिल जाता है। क्यों?
क्योंकि हम सोचते हैं कि जो ज्यादा बोले वो कॉन्फिडेंट है और जो शांत रहे वो कमजोर है। अब एक और उदाहरण देखिए, रोजा पार्क्स। उन्होंने बस में सीट छोड़ने से मना किया। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन उनकी खामोशी में इतनी ताकत थी कि इतिहास बदल गया। सुसान केन कहती हैं कि एक अच्छा लीडर सिर्फ बोलता नहीं, सुनता और सोचता भी है। अब आते हैं नेटवर्किंग पर। एक्सट्रोवर्ट कहता है, तुम इवेंट में क्यों नहीं आते, यहाँ तो कनेक्शन बनते हैं। इंट्रोवर्ट जवाब देता है, मैं 10 लोगों से गहराई से बात कर लूं, वो 100 हल्की बातों से बेहतर है। सुसान बताती है कि इंट्रोवर्ट्स को वो क्वालिटी ज्यादा पसंद होती है, जैसे स्टीव वॉज़नियक, जिन्होंने अकेले बैठकर ऐसे आइडिया तैयार किए जिनसे दुनिया बदल गई। आज के दौर में जब हर जगह ओपन ऑफिस कल्चर और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का दबाव है, इंट्रोवर्ट्स को मुश्किल होती है। लेकिन जब कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम आया तो बहुत से इंट्रोवर्ट्स ने पाया कि वे अपनी तरह से ज्यादा बेहतर काम करते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि थोड़े खुले बनो, तो याद रखिए, शेक्सपियर ने कहा था, मूर्ख खुद को बुद्धिमान समझते हैं और बुद्धिमान चुप रहते हैं। इंट्रोवर्ट्स की खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी शांति को कमजोरी समझा गया? अपनी बात कमेंट में जरूर बताएं। अध्याय 11। क्या ऑफिस की ग्रुप मीटिंग्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आपको थका देते हैं? क्या आपको लगता है कि जब आप अकेले काम करते हैं तो आपके आइडियाज ज्यादा क्लियर होते हैं? किताब क्वाइट में सुसान केन बताती हैं कि कैसे ग्रुप एक्टिविटीज इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी लोगों के लिए एनर्जी ब्लैक होल बन जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मीटिंग के बाद बहुत थके हुए लगते हैं, जैसे किसी ने उनकी बैटरी निकाल ली हो। अब सोचिए, आप एक मीटिंग में हैं जहां सब लोग साथ में बात कर रहे हैं, आइडियाज उछाल रहे हैं और किसी की बात को कोई ठीक से नहीं सुन रहा, लेकिन एक अंतर्मुखी व्यक्ति चुपचाप अपने विचारों को जोड़ रहा होता है। और तभी कोई पूछता है, तुम कुछ बोलोगे? और उसका दिमाग अचानक फ्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंट्रोवर्ट दिमाग डीप फोकस में काम करता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का किस्सा है जो ग्रुप डिस्कशन में कुछ नहीं सोच पाया, लेकिन जब वो अकेले बैठा कॉफी पी रहा था तब उसे सॉल्यूशन मिला। उसने कहा, ग्रुप में मेरा दिमाग परफॉर्म करने में बिजी हो जाता है, सोचने में नहीं। क्या आपने नोटिस किया है कि शावर लेते समय या टहलते हुए आपको बेस्ट आइडिया आ जाता है? यही है इंट्रोवर्ट्स की ताकत। जब वे अकेले होते हैं तो उनका दिमाग बिना दबाव के सोचता है। एक बार एक मैनेजर ने टीम से पूछा, ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले आइडियाज क्यों नहीं भेजते? एक इंट्रोवर्ट ने जवाब दिया, सर हमें स्टॉर्म से पहले ब्रेन चाहिए। आज की दुनिया में टीम वर्क की बहुत बात होती है, लेकिन क्या हर समस्या का हल ग्रुप डिस्कशन में है? अब कई कंपनियां साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग अपना रही हैं, जहां लोग पहले अकेले सोचते हैं और फिर अपने आइडिया शेयर करते हैं। एक दोस्त ने बताया कि उसकी कंपनी ने नो मीटिंग्स वेडनेसडे शुरू किया, यानी उस दिन कोई मीटिंग नहीं होती और सबको अकेले काम करने की आजादी मिलती है। प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ गई। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, तो अगली बार मीटिंग में चुप साथियों को भी मौका दीजिए, और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो अपने तरीके से सोचिए और आइडिया शेयर कीजिए। जैसा कि किताब में लिखा है, दुनिया को आपके विचार चाहिए, चाहे वे किसी भी तरीके से आएं। तो बताइए, क्या आपको भी लगता है कि अकेले काम करने पर आइडियाज ज्यादा क्लियर आते हैं? अध्याय 12। द कम्युनिकेशन गैप। जब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी अलग अलग भाषा बोलते हैं। सोचो, तुम्हारी क्लास में एक बच्चा है जो हमेशा चुपचाप कोने में बैठकर नोट्स बनाता रहता है। टीचर सवाल पूछे तो जवाब देना टालता है, ग्रुप डिस्कशन में शायद ही कुछ बोले। और फिर एक दिन जब उसने अपना प्रोजेक्ट पेश किया तो सबके मुंह खुले के रह गए, इतना गहरा, इतना विस्तृत। यही तो है वो कम्युनिकेशन गैप जिसकी बात सुसान केन अपनी किताब क्वाइट में करती हैं। क्या होता है ये गैप? इस अध्याय में लेखिका बताती है कि दुनिया की सारी मीटिंग्स, पार्टियां और क्लासरूम बहिर्मुखियों, जो बोलकर सोचते हैं, के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे कोई टीचर कहे, जिसे आइडिया आया हो तुरंत बोलो, पर अंतर्मुखी तो पहले सोचना चाहते हैं फिर बोलना। यहाँ शुरू होता है मिसकम्युनिकेशन का खेल। एक मजेदार उदाहरण। कल्पना करो, ऑफिस में 2 दोस्त, रिया बहिर्मुखी और आदित्य अंतर्मुखी का कन्वर्सेशन। रिया, यार मीटिंग में तू चुप क्यों रहा? तेरे पास तो बढ़िया आइडिया था। आदित्य, मैं सोच रहा था कि सबके विचार सुन लूं, फिर कहूंगा। रिया, पर तब तक तो मोनिका ने हमारा आइडिया हाईजैक कर लिया। यहाँ रिया को लगा कि आदित्य इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि आदित्य सिर्फ अपना जवाब पॉलिश कर रहा था। सुसान केन कहती हैं कि ये गैप इसलिए है क्योंकि समाज बोलने की स्पीड को सोचने की क्वालिटी समझ बैठा है। रियल लाइफ कनेक्शन। तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग मीटिंग्स में जोर जोर से बहस करते हैं उन्हें कॉन्फिडेंट मान लिया जाता है,
पर हो सकता है वे सिर्फ थिंक अलाउड कर रहे हों। वहीं जो व्यक्ति चुपचाप नोट्स लेकर अगले दिन एक मेल भेजता है, उसके विचार अक्सर ज्यादा गहरे होते हैं। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि अगर हम समझ लें कि संवाद की स्पीड और स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं, तो रिश्ते, ऑफिस और यहाँ तक कि पारिवारिक बहसें भी आसान हो जाएंगी। जैसे अगली बार जब कोई दोस्त मीटिंग में चुप रहे तो उससे पूछो, क्या तुम्हारे पास लिखकर शेयर करने के लिए कुछ है? शायद वही सबसे बेस्ट आइडिया निकले। तो ये थी द कम्युनिकेशन गैप की कहानी, जहां साइलेंस को कमजोरी नहीं, एक अलग भाषा समझना ही समाधान है। अब सोचो, तुम्हारे आसपास कौन से आदित्य हैं जिनकी आवाज सुनने का तरीका हमें बदलना चाहिए। अध्याय 13। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे अंतर्मुखी लोग बात करने से पहले सोचते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट सोचने से पहले बोल देते हैं। यहाँ एक दफ्तर के कैंटीन की कहानी है जहाँ दोनों तरह के लोगों का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। दफ्तर की कैंटीन वाली वो दिलचस्प टकराहट। सुनो, क्या तुमने कभी गौर किया है कि ऑफिस की कैंटीन में कुछ लोग चाय की चुस्कियों के बीच खामोश बैठे होते हैं, जबकि कुछ बिना रुके गप्पे हाँक रहे होते हैं? सुसान केन की किताब क्वाइट का ये अध्याय ठीक यही समझाता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लोगों के बीच की ये सोचने और बोलने की रेस कैसे जिंदगी के हर कोने में दिखती है। कल्पना करो, दफ्तर की कैंटीन में राजीव, जो हर मीटिंग में पहले बोलने वाला है, और प्रिया, जो बात करने से पहले 10 बार सोचती है कि टेबल पर बहस छिड़ गई। राजीव, चाय का कप थामे, यार नए प्रोजेक्ट का आइडिया मेरे दिमाग में अभी आया, हमें कल से ही नया कैंपेन शुरू कर देना चाहिए। प्रिया, चुपचाप सैंडविच काटते हुए, पर क्या हमने टारगेट ऑडियंस पर रिसर्च की है? शायद पहले डेटा देख ले। राजीव, बीच में काटकर, अरे यार ओवरथिंक मत करो, जमाना स्पीड का है। अब यहाँ दिक्कत क्या है? राजीव के लिए बोलना सोचना है, वो जो भी बोलता है उसी में अपने विचार बना रहा होता है। पर प्रिया के लिए सोचना बोलने से पहले की जरूरी सीढ़ी है। वो अगर कुछ कह रही है तो उसके बड़ी 6 घंटों का विश्लेषण छुपा होता है। ये टकराव क्यों मायने रखता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी अक्सर बहिर्मुखियों के जल्दी बोलो जल्दी करो स्टाइल को ही सही मान लेती है। मीटिंग्स में वही इनाम पाते हैं जो पहले बोलते हैं, चाहे आइडिया पका हो या ना हो। जबकि अंतर्मुखी लोगों का सुनो, समझो, फिर बोलो अप्रोच अंडरवैल्यूड रह जाता है। एक रियल लाइफ उदाहरण, सुसान केन बताती हैं कि सिलिकॉन वैली जैसी जगहों पर भी यही होता है। जो लोग जोर से बोलते हैं उन्हें लीडर समझ लिया जाता है, भले ही कम बोलने वाले के पास ज्यादा गहरा नॉलेज हो। तो क्या सलाह है? किताब कहती है टीम्स को चाहिए कि वे थिंकिंग स्पेस दें। जैसे मीटिंग से पहले एजेंडा भेज दो ताकि अंतर्मुखी लोग तैयारी कर सकें। चुप सदस्यों से सीधे पूछो, तुम्हारा क्या ख्याल है? बहिर्मुखियों से कहो, पहले दूसरों को बोलने दो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दुनिया को दोनों तरह के दिमाग चाहिए, जो आग लगाएं और जो उसे सही दिशा में जलाएं। अगली बार कैंटीन में किसी शांत व्यक्ति को देखकर याद रखना हो सकता है उसकी चुप्पी के पीछे कोई जबरदस्त आइडिया छुपा हो। क्या तुम्हारे ऑफिस में भी ऐसी राजीव प्रिया जोड़ी है? कमेंट में बताओ। अध्याय 14, जब शांत लोगों की आवाज सुनाई देती है। क्वाइट किताब का वो अध्याय जिसने मुझे नेतृत्व का नया नजरिया दिया। कभी आपने सोचा है कि मीटिंग में सिर्फ वही लोग सुने जाते हैं जो जोर से बोलते हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मैंने सुसान केन की किताब क्वाइट का अध्याय नहीं पढ़ा, माइनस ऑन लीडरशिप, द इंट्रोवर्ट एडवांटेज। क्या चुप रहना कमजोरी है या ताकत? इस अध्याय में बताया गया है कि असली लीडर वो नहीं होता जो सबसे जोर से बोले, बल्कि वो होता है जो सबसे गहराई से सुने। उदाहरण दिया गया है रोजा पार्क्स का, जिन्होंने बिना कुछ बोले इतिहास रच दिया। लीडर 2 तरह के होते हैं, आग जैसे और पानी जैसे। एक सीईओ का किस्सा बताया गया है जो कम बोलते हैं लेकिन टीम उन्हें सबसे ज्यादा सुनती है। सुसान इसे पानी जैसा नेतृत्व कहती हैं। एक और उदाहरण दिया गया है स्टीव वॉजनियक का, जिन्होंने अकेले बैठकर पहला कंप्यूटर बनाया। इंट्रोवर्ट्स अकेले में गहरा काम करते हैं, यही उनकी असली ताकत है। आज का वर्क कल्चर बहुत शोरगुल वाला हो गया है, पर यह अध्याय याद दिलाता है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ जोर से बोलना नहीं होता। अपनी प्राकृतिक शैली को अपनाओ, झूठा आत्मविश्वास मत दिखाओ। तो अगली बार कोई कहे तुम कम बोलते हो तो मुस्कुराकर कहना, मैं सुनता हूँ और जब बोलता हूँ तो बात बनती है। क्या आपने भी किसी शांत नेता को देखा है जिसने आपको प्रभावित किया हो? अध्याय 15, इस अध्याय में बात की गई है गांधी जी और अब्राहम लिंकन जैसे लीडर्स की, जिन्होंने अपनी शांत शैली से दुनिया बदल दी। क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर सफल सीईओ अंतर्मुखी होते हैं? गांधी जी की कहानी लो, उन्होंने बिना एक भी गोली चलाए अंग्रेजों को झुका दिया। उनकी ताकत थी शांति।
अब्राहम लिंकन इतने शर्मीले थे कि पहली बार भाषण देने उनके दोस्त ने उनका हाथ पकड़कर स्टेज तक पहुंचाया, लेकिन जब बोले तो सब सुनते ही रह गए। बिल गेट्स भी एक अंतर्मुखी हैं। वो पार्टियों से दूर रहते हैं, लेकिन मीटिंग्स में सबसे असरदार होते हैं। क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं? शायद वो आप खुद हों। ये अध्याय बताता है कि चुप्पी कमजोरी नहीं, सोचने और समझने की ताकत है। सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां हर कोई जोर से बोल रहा है, वहां ये अध्याय सिखाता है दबाव मत बनाओ, प्रभाव बनाओ। एक लड़का चिंतित होकर कहता है, लेकिन सर मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। लेखक मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा समंदर भी शांत होता है, लेकिन वहीं से सुनामी आती है। अध्याय 16, अकेलेपन की ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब लोग पार्टी में मस्ती कर रहे होते हैं, तब आप एक कोने में बैठकर शांति से चाय पीना ज्यादा पसंद करते हैं? या जब क्लास में सब जवाब देने के लिए हाथ उठाते हैं, तब आप अपने नोट्स में ही खोए रहते हैं? सुसान केन की किताब क्वाइट का ये अध्याय यही कहता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। एक कहानी से शुरू करते हैं। स्टीव वॉजनियाक, जो एप्पल कंपनी के सह संस्थापक है, उन्होंने पहला एप्पल कंप्यूटर अकेले अपने गैराज में बनाया था। वे कहते हैं कि असली इनोवेशन तब होता है जब इंसान अपने विचारों के साथ शांति से बैठ सके। यही बात इस अध्याय का सार है कि शोरगुल से दूर खुद की आवाज सुनना जरूरी है। हमारा समाज ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बना है। ओपन ऑफिस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और नेटवर्किंग इवेंट्स हर जगह हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी और डार्विन का इवोल्यूशन का विचार भी अकेलेपन में ही जन्मा था? सुसान कहती है कि सॉलिट्यूड वो लैब है जहां नए विचारों का जन्म होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की शुरुआत एक कैफे में अकेले बैठकर की थी। वो कहती हैं कि अगर मैं मीटिंग्स में ही उलझी रहती तो शायद हैरी पॉटर की दुनिया कभी न बनती। इस बात से यही समझ आता है कि भीड़ से दूर रहकर अकेले में काम करना हमारी रचनात्मकता को उड़ान देता है। आज के डिजिटल दौर में जहां हर समय हम ऑनलाइन होते हैं, वहां सॉलिट्यूड की जगह कम होती जा रही है। लेकिन अगर हम खुद से बात करना भूल जाएं, तो दूसरों से असली जुड़ाव भी मुमकिन नहीं होता। सुसान कहती है कि म्यूट बटन सिर्फ फोन पर नहीं, हमारे दिमाग पर भी होना चाहिए। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आप बहुत शांत हैं, तो बस मुस्कुराकर कह देना, यही तो मेरी ताकत है। जैसे फूल को खिलने के लिए धूप चाहिए, वैसे ही विचारों को बढ़ने के लिए चुप्पी। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि कभी कभी दुनिया बदलने की शुरुआत एकांत से होती है। अध्याय 17, वो लोग जो चुपचाप दुनिया बदल देते हैं। अकेलेपन को लेकर अक्सर लोग कहते हैं कि इतना अकेले क्यों रहते हो, बाहर निकलो, लोगों से मिलो। लेकिन सुसान केन की किताब क्वाइट का ये अध्याय कुछ और ही कहता है। वो बताती हैं कि न्यूटन, आइंस्टीन और डार्विन जैसे महान लोग अपने अकेलेपन में खोए रहते थे और वहीं से उनके सबसे बड़े विचार निकले। सोचिए, जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, तब वो किसी ग्रुप डिस्कशन में नहीं था। वो अपने सवालों में खोया था और वहीं से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया। एक मजेदार किस्सा है। न्यूटन से एक दोस्त ने पूछा कि तुम इतने घंटे अकेले क्या करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं समस्याओं से बातें करता हूँ जब तक वो मान न जाए। आइंस्टीन भी कहता था कि शोरगुल में तुम अपनी ही आवाज नहीं सुन सकते। वो अपनी बड़ी थ्योरीज एक शांत पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए तैयार करता था। वहां वो दिन भर अकेले कागजों से खेलता रहता था। सुसान कहती हैं कि आज की दुनिया में जहां टीम वर्क और नेटवर्किंग पर जोर है, वहीं असली क्रिएटिविटी तब आती है जब दिमाग पूरी तरह से शांत हो। मानो आपका दिमाग खुद से कह रहा हो, चुप रहो, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि इतना अकेले क्यों रहते हो, तो बस याद कर लो, शायद आपके भीतर का न्यूटन किसी नए विचार का इंतजार कर रहा है। अकेले रहकर सोचने की हिम्मत ही आपको सबसे अलग बना सकती है। आज जब हर कोई सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है, ऐसे समय में खुद से जुड़ना और भी जरूरी हो जाता है। यही इस अध्याय का संदेश है कि कभी कभी सबसे मजबूत कनेक्शन खुद के साथ बनाना पड़ता है। अध्याय 18, हाउ टू टॉक सो द वर्ल्ड विल लिसन। जब चुप्पी बोलती है तो उसका असर गहरा होता है। किताब क्वाइट का ये अध्याय बताता है कि कम बोलने वाले लोग भी दुनिया का ध्यान खींच सकते हैं। अक्सर क्लासरूम या मीटिंग में वही लोग ज्यादा दिखाई देते हैं जो तेज आवाज में बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों के पास कोई विचार नहीं होता। अध्याय की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी की मीटिंग में सब अपनी बात जोर से रख रहे थे, लेकिन सबसे अच्छा आइडिया उस शख्स का था जो चुपचाप बैठा था और बाद में ईमेल के जरिए अपने विचार भेजे। इससे ये सीख मिलती है कि अगर आप भीड़ में बोलने से हिचकते हैं, तो लिखकर या छोटे ग्रुप में भी अपनी बात कही जा सकती है। एक टीचर ने शर्मीले बच्चों को रोल प्ले करवाया।
बच्चों ने जब किसी और किरदार में खुद को देखा तो आत्मविश्वास के साथ बोले। अगर आप सीधी स्पीच देने से डरते हैं तो बात की शुरुआत किसी कहानी, मजाक या आंकड़ों से भी कर सकते हैं। अच्छे श्रोता भी असरदार होते हैं। एक सीईओ का उदाहरण दिया गया है जो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सब सुनते थे। वो दूसरों की बात को ध्यान से सुनकर दोहराता था। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर हर कोई तेज बोलने की होड़ में है, ये अध्याय बताता है कि महात्मा गांधी और वॉरेन बफे जैसे लोग अपनी सादगी और शांति से भी बहुत कुछ कह जाते हैं। अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। आपकी चुप्पी में भी ताकत है, बस उसे अपने तरीके से व्यक्त करना सीखिए। अगर आपने कभी चुप रहकर कोई बड़ी बात साबित की हो तो वो अनुभव जरूर साझा कीजिए। अध्याय 19। इस अध्याय में बताया गया है कि अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट लोग कैसे अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई शांत इंसान बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं? यही उसकी ताकत होती है। कल्पना कीजिए एक कमरा है जहां सब लोग एक साथ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, और एक कोने में बैठा कोई शख्स बस सुन रहा है। फिर वो कुछ बोलता है और पूरा कमरा चुप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी बात में गहराई होती है। अंतर्मुखी लोग कम बोलते हैं लेकिन सोच समझकर बोलते हैं, जैसे राज की कहानी। ऑफिस मीटिंग में सब अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन राज ने बस एक सवाल पूछा, क्या ये समस्या सच में हमारे ग्राहकों के लिए है या सिर्फ हमारे अह के लिए? पूरी मीटिंग का रुख बदल गया। असली ताकत चुप्पी में भी छिपी होती है। जैसे एक टीम में 2 लीडर थे, एक रिया जो हमेशा बोलती रहती थी और दूसरा अरुण जो बहुत कम बोलता था। लेकिन लोग अरुण की बात को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि लोग सोचते थे कि जब वो कुछ कहेगा तो जरूर खास होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि कम बोलना कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि गहराई से सोचना और तैयारी करना, ये सब अंतर्मुखियों की ताकत होती है। जैसे सोनिया, जिसने इंटरव्यू में धीरे धीरे लेकिन सही जवाब दिए, तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, आपके जवाबों में एक अलग गहराई है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर शोर मचाता है, वही लोग याद रखे जाते हैं जिनकी बातें दिल को छू जाती है। जैसे गांधी जी की चुप्पी कई भाषणों से ज्यादा असरदार थी। तो अगली बार कोई पूछे तुम इतने शांत क्यों हो, तो बस मुस्कुराकर कहो, क्योंकि मैं सोचकर बोलता हूँ। तब लोग समझेंगे कि आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 20। इस अध्याय का नाम है द फ्यूचर इज इंट्रोवर्टेड, यानी भविष्य अंतर्मुखियों का है। क्या आपने कभी देखा है कि क्लास या ऑफिस में कोई शांत इंसान अचानक ऐसी बात कह देता है जो सबको चौंका देती है? सुसन केन की किताब क्वाइट में बताया गया है कि यही शांत लोग दुनिया को नई दिशा दे सकते हैं। आज की दुनिया में सोशल मीडिया और ओपन ऑफिस कल्चर ने एक्सट्रोवर्ट्स को आगे दिखाया है, लेकिन स्कूल में भी ऐसा होता है जब कोई शांत बच्चा पीछे बैठा होता है और धीरे से सही जवाब देता है, जबकि सबसे तेज हाथ उठाने वाला बच्चा गलत होता है। शांत लोग तालाब जैसे होते हैं, बाहर से शांति होती है लेकिन अंदर गहराई होती है। स्टीव जॉब्स भी अंतर्मुखी थे। वो पार्टी में कोने में बैठकर किताब पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बदल दी। गांधी जी भी कम बोलते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में ताकत थी। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में बोलने से पहले सोचते हैं, अकेले समय बिताना पसंद करते हैं और अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतने शांत क्यों हैं, तो ये अध्याय आपके लिए है। सुसन कहती हैं कि अगर समाज एक म्यूजिक बैंड है तो एक्सट्रोवर्ट्स बड़े ड्रम हैं, लेकिन अंतर्मुखी वायलिन है जो संगीत को पूरा करते हैं। आज की दुनिया में हमें हर वक्त कुछ न कुछ बोलने की जल्दी होती है, लेकिन सुसन कहती हैं कि अगर आप अकेले में कुछ सोच रहे हैं तो वो समय बर्बाद नहीं है। जैसे जेके रोलिंग ने अकेले में हैरी पॉटर की दुनिया बनाई। तो अगर आपको लगता है कि शांत होना कमजोरी नहीं बल्कि एक सुपर पावर है, तो ये अध्याय आपको मजबूती देगा, क्योंकि असली बदलाव लाने वाले वही होते हैं जो पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं और तब बोलते हैं। अब सोचिए कि आपके आसपास कोई ऐसा शांत इंसान है जिसने आपको प्रेरित किया हो, तो उसकी कहानी जरूर शेयर करें। अध्याय 21। इस आखिरी अध्याय में सुसान एक सुंदर संदेश देती हैं कि दुनिया को अंतर्मुखियों की जरूरत है। चाहे वो कला हो, विज्ञान हो या समाज, शांत स्वभाव के लोग गहराई से सोचते हैं और कुछ अलग लेकर आते हैं। सुसान के शब्द थे, दुनिया को चाहिए शांत दिमागों की गहराई। ये सुनकर मुझे अपने दोस्त राहुल की याद आ गई। वो कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेले बैठकर कविताएं लिखा करता था, जबकि बाकी दोस्त बहसों और पार्टियों में व्यस्त रहते थे। एक दिन उसकी कविता ने प्रिंसिपल का दिल छू लिया और अब वो बच्चों को सिखाता है कि शब्दों की ताकत शोर से नहीं, सच्चाई से आती है। सुसान बताती हैं कि अंतर्मुखी लोगों की चुप्पी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो एक ताकत होती है। वे ऐसे विचार लाते हैं जो भीड़ में खो जाते हैं।
जैसे आइंस्टीन जो अकेले बैठकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते थे, या वो दादी जो चुपचाप पौधों की देखभाल करते हुए पूरे परिवार की भावनाओं को जोड़ देती थीं। किताब में एक संवाद है जहां एक टीचर ने शर्मीले बच्चे से पूछा, तुम क्लास में कुछ बोलते क्यों नहीं? बच्चे ने जवाब दिया, जब सब चुप होते हैं तब मैं सबकी आवाज सुनता हूँ। एक वैज्ञानिक ने भी कहा था, मेरी सबसे अच्छी रिसर्च मुझे लैब के एक कोने में अकेले बैठकर मिली थी। अब जरा सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो तो क्या चिल्लाने से हल निकलता है, या तब जब तुम चुपचाप गहरी सांस लेते हो और जवाब खुद ही सामने आ जाता है? यही करते हैं अंतर्मुखी लोग। वे पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं और फिर ऐसा काम करते हैं जो बदलाव लाता है। आज के शोरगुल वाले समय में ये अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि सोशल मीडिया पर हर कोई बोल रहा है, लेकिन असली बदलाव वहाँ होता है जहाँ कोई शांत रहकर कुछ बड़ा करता है। जैसे गांधी जी का मौन सत्याग्रह, या एक माँ जो अपने बच्चे को बिना डांटे समझाती है। सुसान कहती हैं, शांति से सोचो, ताकत से काम करो। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि तुम बहुत शांत हो, तो मुस्कुरा देना और कहना, हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तूफान चल रहा है। अध्याय 22। तो ये थी क्वाइट की पूरी कहानी। जैसे कोई दोस्त तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शांत रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये वही बात है जो सुसन केन इस अध्याय में हमसे कहती है, ठीक वैसे जैसे कोई पुराना दोस्त तुम्हें समझा रहा हो। वो कहती है कि तुम हारी चुप्पी, अकेले में सोचना, ये सब कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जिसे दुनिया अब तक सही से समझ नहीं पाई है। इस अध्याय का मूल संदेश ये है कि हमारी सोसाइटी एक्सट्रोवर्ट्स को ज्यादा महत्व देती है। जोर से बोलो, ग्रुप में चमको, हर समय एक्टिव रहो। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि क्लासरूम या ऑफिस में जो लोग कम बोलते हैं, वो कभी कभी सबसे दमदार बात कह जाते हैं? जैसे राहुल जो मीटिंग में बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सब चुपचाप सुनते हैं। सुसन एक दिलचस्प कहानी बताती है। एक स्कूल की टीचर ने बच्चों को क्वाइट टाइम दिया, जिसमें उन्हें बिना बोले अपने विचार लिखने थे। क्या हुआ? जो बच्चे आमतौर पर चुप रहते थे, उनके आइडिया सबसे खास निकले। इससे ये पता चलता है कि कभी कभी दिमाग की आवाज शोर से ज्यादा ताकतवर होती है। ये अध्याय क्यों खास है? क्योंकि अगर तुम भी वो हो जिससे लोग पूछते हैं कि इतना शांत क्यों रहते हो, तो ये अध्याय तुम्हारी आवाज बनता है। ये याद दिलाता है कि गांधी जी, आइंस्टीन और हॉगवर्ट्स के डंबलडोर जैसे महान लोग भी इंट्रोवर्ट्स थे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा धैर्य, यही वो गुण है जिनकी आज की दुनिया को जरूरत है। अंत में सुसन यही कहती हैं, जब अगली बार कोई तुम्हारी शांत प्रकृति को कमजोरी समझे, तो मुस्कुराकर कहना कि मेरी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी रणनीति है। क्योंकि जब सब थक कर चुप हो जाते हैं, तब वही आवाज सुनी जाती है जो भीतर से आती है। तो कैसा लगा ये सार? क्या कभी तुम्हारी क्वाइट पावर ने तुम्हें किसी मौके पर आगे बढ़ाया है? दोस्तों, ये कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। जैसे कोई अच्छी किताब खत्म होते वक्त दिल करता है कि बस एक और पेज मिल जाए, वैसा ही एहसास शायद अब आपको हो रहा होगा। हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर हर किताब एक नया अनुभव है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कोई शानदार किताब पढ़ने के बाद आप उस लेखक की बाकी किताबें भी खोजते हैं, वैसे ही यहाँ भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। अगली बार हम लाएंगे एक नई कहानी जिसमें रहस्य और रोमांच की परतें होंगी। एक खोया हुआ खजाना, एक अनजाना किरदार और सवाल ये कि वो हीरो है या विलन। क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए? अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा है। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग और याद रखिए, किताबें हमें बदल देती हैं। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हर किताब आप तक लाने में मेहनत लगती है। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ाता है। अगली किताब कौन सी होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए।